गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम लोग वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार में आज ये चौथी क्लास है। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग वर्ण विचार के बारे में देख रहे थे और वर्ण विचार में पिछली कक्षाओं में हम स्वर, आयुर्वाह और व्यंजन पढ़ रहे थे। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे और व्यंजनों का वर्गीकरण हम लोग प्राणत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर कर चुके थे। आज हम लोग व्यंजन का जो वर्गीकरण पढ़ रहे थे, व्यंजन का वर्गीकरण। तो व्यंजन का वर्गीकरण में हम लोग पिछली कक्षा में कहाँ तक देखे थे? तो पिछली कक्षा में देखे थे हम लोग घोषत्व के आधार पर। प्राणत्व हो गया था, उसके बाद हम लोग घोषत्व देख रहे थे। तो घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कर रहे थे। उसके बाद आज फिर वर्गीकरण करते हैं कि और जो बचे हुए हैं, जैसे प्रयत्न बचा हुआ है, अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न क्या होता है, इन सभी के आधार पर देखते हैं। तो आगे देखते हैं। प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। अगर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन को देखा जाए तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन में कितने रूप हो सकते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जैसे नंबर 1 की अगर बात करें, इसमें नंबर क नंबर की बात करें और स्पर्श व्यंजन देखें, क नंबर में स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक। स्पर्श व्यंजन कहाँ से कहाँ तक है? क से लेके म तक, अर्थात टोटल कितना होता है? 25 स्पर्श व्यंजन क से लेके म तक होता है, यानी कि कवर्ग से लेके पवर्ग तक, यानी टोटल वर्ण कितने हो गए इसमें? 25। नंबर ख, अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजन देखें, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की संख्या जो है वो 4 होती है। कौन कौन? तो इसकी संख्या में च, छ, ज और एक झ, यानी टोटल 4 इसकी संख्या होती है। ये चारों क्या कहलाते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तीसरा अंतस्थ व्यंजन, ये तो कल भी पढ़ लिए थे, ये भी प्रयत्न के आधार पर ही आते हैं। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल और व, इसकी संख्या 4। इसके बाद अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? घ नंबर में देखें अर्ध स्वर, अंग्रेजी में इसको सेमी वॉवेल कहते हैं, अर्ध स्वर। तो अर्ध स्वर तो 2 ही होते हैं हिंदी में, एक होता है य और एक होता है व। ठीक है, अंग्रेजी में इसको हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं, वाई और डब्लू को। इसकी संख्या कितनी है? 2। हिंदी में ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, य और व क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। और अंग्रेजी में सेमी वॉवेल कहलाते हैं। अंग्रेजी में 2 वर्ण होता है ना, सेमी वॉवेल से 5 को वॉवेल है, तो 2 तो सेमी वॉवेल पढ़े होंगे। तो वाई और डब्लू सेमी वॉवेल है, तो यहाँ य और व क्या है? अर्ध स्वर है। ये 4 हो गया। 5वां प्रकंपित या लुंठित व्यंजन देखते हैं। 5 में अंग नंबर में प्रकंपित, इसी का दूसरा नाम है लुंठित। जो क्या बोलते हैं हम लोग? लुंठित बोलते हैं। प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। देखिए, प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित शब्द का अर्थ क्या होता है? अगर इसका संधि विच्छेद करें प्रकंपित का, तो क्या बनेगा? प्रधन कंप में इत प्रत्यय लगा, तो क्या बना? प्रकंपित। प्र का मतलब क्या होता है? ज्यादा होता है। प्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? ज्यादा। कंपन का मतलब क्या हुआ? कंप मतलब कंपन, इसको क्या बोल सकते हैं? कंपन। और इत प्रत्यय लगा है, और इत प्रत्यय का अर्थ होता है क्या? युक्त। इत यानी कि ज्यादा कंपन युक्त, ऐसी ध्वनियां जिसके उच्चारण में
कंपन या नाद अत्यधिक हो, अधिक से अधिक हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन बोलते हैं। उसके हम लोग प्रकंपित या लुंठित व्यंजन बोलते हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है, इसकी संख्या एक है। कौन, र, इसकी संख्या मात्र एक होती है हिंदी में। इसे प्रकंपित या लुंठित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जिसके उच्चारण में अधिक नाद या कंपन उत्पन्न होता हो उसे प्रकंपित या लुंठित बोलते हैं। इसके बाद अगर प्रकंपित या लुंठित को देख लिए, इसके बाद हम लोग नंबर 4 पर देखते हैं पार्श्विक व्यंजन कौन कौन से होते हैं। पार्श्विक व्यंजन, अगर पार्श्विक व्यंजन की बात करें कि पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं, तो पार्श्विक का मतलब, पार्श्व मतलब क्या होता है, पार्श्व में इक लगा तो पार्श्विक बन गया। पार्श्व का मतलब होता है अलग, साइड जिसको बोलते हैं हम लोग, बलग। पार्श्विक व्यंजन कितने होते हैं, एक होते हैं, ल। ये क्या कहलाते हैं हिंदी में, पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। इसकी संख्या जरूर याद रखें। और ये सब जो छोटे छोटे हैं ना कि य क्या है, ल क्या है, किस प्रकार का व्यंजन है, इसको स्पष्ट रूप से याद रखें। आगे 6 नंबर में, यानी 7वां नंबर, जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे उष्ण व्यंजन, तो उष्ण, इसी का दूसरा नाम क्या है, उष्ण व्यंजन का ही दूसरा नाम होता है इष्यत स्पृष्ट व्यंजन। इष्यत स्पृष्ट व्यंजन, इसी को इष्यत स्पृष्ट व्यंजन बोलते हैं, उष्म को ही। तो इष्यत या ये उष्म या इष्यत स्पृष्ट व्यंजन कितने होते हैं, इसकी संख्या 4 होती है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंती श और ह। इसकी संख्या कितनी है टोटल, इसकी संख्या टोटल 4 है। इसके बाद उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन क्या होता है, ज नंबर में। उत्क्षिप्त इसी को बोलते हैं द्विगुण, जिसमें 2 गुण हो, द्विगुण। इसी को कहा जाता है ताड़नजात, एक नाम इसका ये भी है, ताड़नजात, या इसी को हम लोग उत्क्षिप्त, द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन, ये 3 नाम है इनके। ये कितने होते हैं, इसकी संख्या 2 होती है। कौन कौन, एक ड़ और एक बूढ़ा वाला ढ, इसकी संख्या 2 होती है। इसे उत्क्षिप्त, द्विगुण या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्क्षिप्त शब्द जो है, इसका अगर संधि विच्छेद करें तो क्या बन जाएगा, ये उत्क्षिप्त का संधि विच्छेद करने पर इस सीधा शब्द बन जाएगा उत्धन क्षिप्त बन जाएगा। ये उत्धन क्षिप्त बन जाएगा। उत का मतलब होता है ऊपर और क्षिप्त का मतलब होता है तेज या नीचे आना। ठीक है, ऊपर यानी चढ़ना और क्षिप्त मतलब नीचे आना। जिसको बोलते समय स्वर ऊपर और नीचे दोनों तेजी से होता है उसे उत्क्षिप्त या द्विगुण, यानी कि द्विगुण क्यों कहा गया है, इसमें ऊपर भी जाता है और नीचे भी आता है। जिसे बोलते हैं ड़, तो इसका घर्षण जो होता है, एक तो ऊपर चढ़ रहा है और दूसरे में तुरंत नीचे जा रहा है, इसलिए इसका नाम उत्क्षिप्त व्यंजन भी है। चलिए, तो प्रयत्न के आधार पर हम इस प्रकार का बांट दिए हैं। प्रयत्न के आधार पर हम लोग देख लिए कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन 4 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, अर्धस्वर 2 होते हैं। ठीक है, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन 1 होते हैं, पार्श्विक व्यंजन 1 होते हैं, ईष्यत स्पृष्ट व्यंजन 4 होते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं। इसके आधार पर देख लिए। अब हम लोग प्रयत्न का भेद करते हैं। तो प्रयत्न का 2 भेद होता है। आगे हम लोग प्रयत्न के भेद, प्रयत्न पढ़ रहे थे ना प्रयत्न के आधार पर तो प्रयत्न का क्या करेंगे, प्रयत्न का भेद कर देते हैं। प्रयत्न के भेद, तो प्रयत्न के भेद को अगर देखें तो प्रयत्न का 2 ही भेद होता है। एक जो है वो कहलाता है अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है अभ्यांतर प्रयत्न। और दूसरा क्या कहलाता है, दूसरा कहलाता है बाह्य प्रयत्न। दूसरा क्या है, ये है बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, ये नंबर 1 हो गया।
और ये नंबर 2 हो गया। तो पहले हम अभ्यांतर प्रयत्न को देख लेते हैं कि अभ्यांतर प्रयत्न क्या होता है, और उसके बाद बाह्य प्रयत्न को देखेंगे। अभ्यांतर प्रयत्न होता क्या है, शब्द को ही देखिए। अभ्यांतर है मतलब प्रारंभ में, मतलब वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का जो प्रयास होता है, वर्ण के उच्चारण में मुखांगों का जो प्रयास होता है उसे अभ्यांतर प्रयत्न बोलते हैं। ठीक है, वर्ण के उच्चारण में, वर्ण के उच्चारण के आरंभ में मुखांगों का प्रयास क्या कहलाएगा, अभ्यांतर प्रयत्न कहलाएगा। और अगर अभ्यांतर प्रयत्न को देखें, अगर इसका विभाजन करें तो इसके भी 4 भेद होते हैं। इसके भी कितने भेद होते हैं, इसके भी 4 भेद होते हैं। नंबर 1, एक होता है विपरीत। एक क्या होता है, एक होता है विपरीत। नंबर 2, नंबर 2 में जो होता है उसको बोलते हैं द्विविपरीत। को क्या बोलते हैं, द्विविपरीत। सबको दिखाते हैं आराम से, थोड़ा धैर्य धरिए, सब समझाते हैं। विपरीत, द्विविपरीत, एक होता है स्पष्ट, स्पष्ट, और चौथा जो होता है इसको बोलते हैं ईष्यत स्पृष्ट, ईष्यत स्पृष्ट। ये इसके 4 भेद होते हैं, विपरीत, द्विविपरीत, स्पष्ट और ईष्यत स्पृष्ट। ठीक है, देखिए विपरीत में क्या आ जाते हैं, विपरीत में आप उस दिन भी पढ़ाए थे, विपरीत समविपरीत पढ़ाए थे ना। तो इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, अगर विपरीत की बात करें तो इसमें जो ध्वनियां आएंगी वो आती है अ से लेके, अ से औ तक, औ से औ तक के स्वर, अ से औ तक के जो स्वर होते हैं वो इसमें आ जाते हैं। अ से औ तक के जो स्वर होते हैं, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ, यानी अंग और आह जो 2 अयोग बा है उसको ये छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद द्विविपरीत, द्विविपरीत में सभी अंतस्थ व्यंजन आते हैं। इसमें क्या आता है, अंतस्थ आता है, इसमें अंतस्थ व्यंजन आता है। जैसे अंतस्थ में कौन कौन थे, य, र, ल और व, ये क्या कहलाते हैं, द्विविपरीत कहलाते हैं। स्पष्ट में क्या आता है, स्पष्ट में सभी स्पर्श व्यंजन आते हैं। इसमें क्या आता है, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं, क से लेके क से म तक, अर्थात टोटल कितना होता है, 25 होता है। इसको देख लिए। और ईष्यत स्पृष्ट में क्या आता है, ईष्यत स्पृष्ट में सिर्फ उष्म व्यंजन आते हैं। इसमें क्या आता है, उष्म व्यंजन आता है। ईष्यत स्पृष्ट में सभी उष्म व्यंजन आ जाते हैं। स्पष्ट है। तो उष्म व्यंजन कितने थे, उष्म व्यंजन 4 थे। फिर कितना, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और एक हा, एक हाँ, ये 4 ही थे ना। तो ये सभी जो है ये अभ्यांतर प्रयत्न कहलाते हैं। लिख लीजिए आराम से, सुबह सुबह बुला लेते हैं आप लोग को ना जी। क्या कीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा, जब तक सफलता ना मिले मेहनत करते रहिए। उसके बाद सुबह नहीं उठिएगा, उसके बाद जो है ना निशाचर प्रवृत्ति अपना लीजिएगा आप लोग, रात भर जगिएगा उल्लू की तरह और दिन भर सोइएगा। अभी जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, आप लोग सफल नहीं हो जाते हैं, तब तक लगे रहिए। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। चलिए इसको लिख लिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें, अभ्यांतर प्रयत्न का तो विभाजन कर दिए। अब इसके बाद क्या बचा, बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न को 2 भागों में बांटते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये अभ्यांतर प्रयत्न के बारे में बताया। अभ्यांतर प्रयत्न के कितने प्रकार हुए, 4 हो गए। कौन कौन, एक हो गया विपरीत, दूसरा द्विविपरीत, तीसरा स्पष्ट और चौथा ईष्यत स्पृष्ट। विपरीत में कौन कौन से आते हैं, द्विविपरीत में कौन कौन से आते हैं, स्पष्ट में कौन कौन से आते हैं और ईष्यत स्पृष्ट में कौन कौन से आते हैं, स्पष्ट रूप से आप लोगों को बता दिए हैं। आगे है बाह्य प्रयत्न नंबर 2। तो इसको भी
देख लेते हैं। देखो बाबू, एक बात हमेशा याद रखो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सभी कुछ इसी संसार में है, कर्महीन मनुष्य पावत नाही। मनुष्य कर्म नहीं करता, इसीलिए वो प्राप्त नहीं होता है। अगर मेहनत अच्छे से करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है, ऐसा कुछ संसार में नहीं है जिसे मनुष्य चाहे और अपने लग्न और प्रयास से प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, उस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि सहारे की आवश्यकता ना पड़े, आपको ऑप्शन ना चुनना पड़े, लोग आपको ऑप्शन ना बनाए, आप लोगों को ऑप्शन बनाए कि अभी मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए कहे हैं कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हो गया। बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या होता है? बाह्य प्रयत्न की अगर बात करें तो बाह्य प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नाद या गुंज, नाद या गुंज, और एक होता है, एक कल पढ़ा चुके हैं, इसमें अभी कुछ लिखना नहीं है, बस थोड़ा सा। एक होता है श्वास, कल आप लोग इसको पढ़ चुके हैं, पिछली कक्षा में आप लोग ये देख चुके हैं। अगर नाद या गुंज के आधार पर देखें और श्वास के आधार पर देखें, ये हो गया नंबर 1 और ये हो गया नंबर 2। तो श्वास के आधार पर कल आप लोग को हम बताए थे पिछली कक्षा में, एक होता है अल्प प्राण, पढ़ा चुके हैं ना। एक है अल्प प्राण, अधिक यानी कि कम श्वास की आवश्यकता होती है, और एक होता है महाप्राण। ये दोनों पढ़ चुके हैं, तो फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो श्वास के आधार पर दो विभाजन हो गया, अल्प प्राण और महाप्राण। उसके बाद नाद और गुंज के आधार पर भी आप लोग को बता चुके हैं। एक होता है घोष, जिसको आप लोग सघोष भी बोलते हैं, और एक होता है अघोष, जिसमें कंपन अधिक होता है, वो घोष कहलाता है। जिसमें कंपन ना के बराबर होता है वो अघोष कहलाता है। पढ़ चुके हैं सब, तो ये दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप लोग को प्रयत्न के आधार पर विभाजन हम करवा दिए थे। देखिए अब व्यंजन को हम लोग पूर्णतया पढ़ चुके हैं, जितने भी व्यंजन थे वो सभी हम लोग देख चुके हैं, अनेक प्रकार से उसका विभाजन, उसका वर्गीकरण कर चुके हैं। अब इसमें क्या है कि कुछ विशेष बातें हिंदी वर्णमाला या हिंदी वर्णों के बारे में लिख लेते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति अति महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही नहीं है, अति अति महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न लगभग आ ही जाते हैं यहाँ से, थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान दीजिए। देखिए हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला तथ्य लिखिए, यानी मूल बात, फैक्ट क्या है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन लिखा देते हैं, हो जाएगा। पहली बात तो इसमें ये लिखिए कि सामान्य या व्यवहारिक बोलचाल में हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? उत्तर दीजिए आप लोग, हम पूछते हैं। सामान्य, समान नहीं होता है, सामान्य होता है। सामान्य, इसी को हम लोग व्यवहारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? व्यवहारिक। व्यवहारिक का मतलब क्या होता है? व्यवहारिक का मतलब होता है कि बोलचाल में जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की संख्या, सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? तो सामान्य हिंदी में या वर्णों में वर्णों की संख्या, वर्ण पूछ रहे हैं हम, स्वर व्यंजन की बात नहीं की है, वर्ण पूछ रहे हैं, यानी दोनों आएगा, स्वर भी आएगा व्यंजन भी आएगा। तो सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की संख्या टोटल कितनी होती है? टोटल होती है 44। 44 कैसे हुई? तो देखिए 11 तो स्वर हो गए, और प्लस
33 व्यंजन हो गए, 33 व्यंजन हो गए। इसकी संख्या कितनी हो गई? 44। ये सब बात याद रखिएगा कि सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की संख्या बराबर 44 होती है, जिसमें 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। नंबर 2, नंबर 2 में लिखिए मानक हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? मानक हिंदी में वर्णों की संख्या, तो मानक हिंदी में वर्णों की संख्या बराबर कितनी होती है? 52 होती है। कितनी है टोटल? 52 है। 52 कैसे कैसे हुआ आप लोग को पता है? 11 स्वर हो गया, ठीक है, 33 व्यंजन हो गया, 2 अयोग बा हो गया, 4 संयुक्ताक्षर हो गए और 2 उक्षिप्त हो गए, ठीक है। तो इन सबों को मिलाए तो पूरा गया था 52। आप लोग को 52 हम लिखा चुके थे, फिर से बता देते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 11 सॉरी उसके बाद अयोगवाह के बाद 4 संयुक्ताक्षर और 2 अयोग ये उक्षिप्त व्यंजन। देखिए बहुत सारे ऐसे वर्ण होते हैं जिनके आगे जिनके नीचे क्या लगा था? नक्ता लगा होता है, जैसे क, ख, ग, ज, फ, ठीक है। इसमें जो नक्ता लगा है ना, इसलिए नक्ता लगा कि ये फारसी से आए हैं। लिख सकते हैं फारसी से आगत है। ये कहाँ से आगत है? फारसी से आगत। आगत मतलब आया हुआ, फारसी से आगत है। जो नक्ता वाला वर्ण है 3 4 ये 1 क ख ग ज फ, ये सब फारसी से आए हैं, इसलिए इनके नीचे नक्ता लगा हुआ है। चलिए और कुछ बातें इसके बारे में देख लीजिए। अगर मांसपेशी के आधार पर देखा जाए कि मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं, पूछा जा सकता है। अभी तक पूछा तो ये नहीं गया है हिंदी की परीक्षा में, लेकिन पूछा जा सकता है, इसलिए कुल चौथा नंबर होगा ये, नंबर 4। हाँ तो लिख सकते हैं मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार, दृढ़ता के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? सॉरी, स्वरों के 3 भेद होते हैं। स्वरों के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? ये हुआ स्वर, इसको हम लोग 3 भागों में बांट दिए। एक होता है शिथिल। पहला क्या होता है? शिथिल। शिथिल में कौन कौन से आता है? अ, हर्षई और उ जो है, ये तीनों आता है शिथिल में। दूसरा होता है दृढ़। दूसरा क्या होता है? दृढ़। दृढ़ में कौन कौन सा आता है? एक आता है इसमें दीर्घई और एक आता है इसमें दीर्घऊ। और तीसरा जो होता है वो होता है मध्यम। तीसरा क्या है? तीसरा है मध्यम। मध्यम में कौन कौन सा आता है? मध्यम में सिर्फ ए आता है, ठीक है, सिर्फ ए आता है। तो मांसपेशी की दृढ़ता के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, शिथिल, दृढ़ और मध्य। शिथिल में 3 वर्ण आते हैं, आ, हर्षई, हर्षऊ। दृढ़ में 2 आते हैं, दुर्घई और दुर्घऊ। और मध्यम में ए आते हैं, सिर्फ एक ए। तो ये मांसपेशियों के आधार पर हो गया है। कुछ बातें और हम लोग वर्णमाला के बारे में देख लेते हैं। चौर आज खत्म कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 होगी, चौथा हो गया। चौथा, 5वीं बात इसके बारे में। 5वीं बात ये है, कल आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर द्वित वर्ण क्या होता है।
तो इसको आज पढ़ ही लीजिए। द्वित वर्ण, मूल मूल बातें इसके बारे में जान लीजिए कि द्वित वर्ण क्या है। द्वित वर्ण का मतलब होता है स्वर रहित व्यंजन ध्वनियों के बाद बाद वही स्वर युक्त वर्ण आना द्वित वर्ण कहलाता है। लिख के समझाते हैं इसको, थोड़ा सा इसकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर इसके बारे में समझा देते हैं। लिखिए, स्वर रहित मतलब स्वर नहीं हो, बिना स्वर के। स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन ध्वनि के बाद, स्वर रहित व्यंजन ध्वनि के बाद वही स्वर युक्त, मतलब एक तो स्वर रहित है और एक स्वर युक्त है, वही स्वर युक्त वर्ण आना स्वर रहित व्यंजन ध्वनि के बाद वही स्वर युक्त व्यंजन आना द्वित्व वर्ण है, द्वित्व वर्ण है। ठीक है, आपको उदाहरण से समझा देते हैं, स्पष्ट रूप से आप लोग समझ जाइएगा। जैसे पहली बात क्या बोला, बोला स्वर रहित व्यंजन ध्वनि के बाद वही स्वर युक्त वर्ण को आना द्वितीय वर्ण कहलाता है। जैसे एक शब्द हम लोग लिखे मक्का, अगर उदाहरण को समझें तो एक वर्ण लिखे हम लोग मक्का, म आधा क पूरा आ। क्या बोला कि स्वर रहित व्यंजन, जो आधा क है इसमें तो स्वर रहित है ना, पूरा अगर होता तो वह स्वर युक्त हो जाता। जैसे ये क है, तो अगर क है तो इस रूप में है तो ये पूरा है, क्या है, ये स्वर युक्त है। ये क्या है, पूरा है अर्थात स्वर युक्त है। अगर क को हम इसमें हलंत लगा दिए, इसका मतलब हुआ कि ये क हलंत और प्लस क्या है, प्लस यहाँ पे अ है, तो ये बनेगा क। ठीक है, तो यानी कि स्वर इसमें नहीं है। आधा जो होता है उसमें स्वर रहित होता है, वो हमेशा याद रखिए कि आधा वर्ण जो है वो स्वर रहित होता है, उसमें स्वर नहीं होता है। तो पहले क्या बोला, स्वर रहित व्यंजन ध्वनि के बाद वही स्वर युक्त आना। एक वर्ण तो दोनों एक ही वर्ण होना चाहिए, एक वर्ण तो आधा है, आधा क है, और एक वर्ण क्या है, स्वर युक्त है यानी पूरा है। तो पहले आधा आया, ठीक है, यानी कि पहले स्वर रहित आया और फिर बाद में वही वर्ण स्वर युक्त आया यानी पूरा आया। तो एक ही वर्ण दो बार आना, एक आधा और एक पूरा, वो क्या कहलाता है, द्वितीय वर्ण कहलाता है। जैसे पक्का, ये स्वर रहित है और ये स्वर युक्त है, एक ही वर्ण दो बार आ गया, एक आधा और एक पूरा, तो ये क्या कहलाता है, द्वितीय वर्ण कहलाता है। बच्चा, देखिए आधा, ये च जो है एक आधा है और एक पूरा है। पत्ता, देखिए एक तो आधा है एक तो पूरा है। दिल्ली, देखिए एक ल आधा है और एक ल पूरा है। और लिख लीजिए मम्मी, देखिए एक म आधा, म इसमें तीन आ गया, मम्मी, तो एक म आधा एक म पूरा, यानी कि एक स्वर रहित होता है और एक स्वर युक्त होता है। स्पष्ट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, द्वित्व वर्ण बोलते हैं। ऐसे सामान्य भाषा में समझिए तो एक वर्ण यानी पहला वर्ण आधा और वही वर्ण फिर दूसरा जो आएगा वो पूरा होगा, लेकिन दोनों एक ही वर्ण होना चाहिए। जैसे ल आधा है तो ल पूरा भी है, क आधा है तो क पूरा भी है, यहाँ भी क आधा है तो क पूरा भी है, यहाँ च आधा है तो च पूरा भी है, तो आधा है तो पूरा भी है। एक ही वर्ण दो बार आया, एक आधा और एक पूरा, तो क्या कहलाएगा, द्वित्व वर्ण कहलाएगा। ठीक है, नंबर 6 में चलिए, अनुतान क्या होता है। नंबर 6 में देख लेते हैं अनुतान क्या होता है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। अनुतान क्या है, अनुतान ये क्या होती है। स्वरों के जो उतार चढ़ाव होता है, उतार चढ़ाव, ये इसको अनुतान बोलते हैं। ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो ये कहाँ आ रहा है, नीचे। इसी को बोलते हैं अनुतान। ठीक है, ऊपर उतार चढ़ाव को क्या बोलते हैं, अनुतान बोलते हैं। समझ गए। लिख लीजिए एक लाइन में इसको भी लिख लीजिए। स्वरों का, स्वरों का उतार चढ़ाव,
अनुतान है। बस रामायण लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए ना कि क्या कहलाता है, अनुतान कहलाता है। जैसे हम लोग बोले तो जैसे मैं अच्छा, अच्छा, ठीक, सुर, श्रेष्ठ, ठीक है। अब ये अच्छा बोले तो अच्छा का मतलब अगर यहाँ ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है। अब इसी को बोलते हैं अच्छा, मतलब कोई बात बोला आप उसको बोले अच्छा, यानी ये प्रश्नवाचक हो गया। कैसा हो गया, ये प्रश्नवाचक हो गया। और इसी को बोलते हैं आश्चर्य के साथ अगर बोलते हैं अच्छा, तो ये क्या होता है, वर्णों का उतार चढ़ाव, ये आश्चर्य युक्त हो गया। कैसा हो गया, आश्चर्य युक्त होता है। तो एक ही चीज है, तीनों को बोले, अगर कुछ बात हो रही है हम लोगों में, बोल दिया ठीक है, नॉर्मल है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। कोई बोला बोले अच्छा ऐसा हुआ था, ये होता है प्रश्नवाचक। अरे आश्चर्य की कोई घटना घट गई, हम लोग बोले अच्छा, मुंह से निकल जाता अच्छा, तो मतलब आश्चर्य हो गया ऐसी घटना सुनकर, इसको क्या बोलते हैं, अनुतान बोलते हैं। ठीक है। अनुतान के बाद एक तो हम लोग देख लेते हैं बलाघात क्या होता है। बस आज खत्म है ये। कितना नंबर पे थे हम लोग, छठा, 7वां नंबर देख लेते हैं, बलाघात। बलाघात क्या होती है, देखिए किसी शब्द के का उच्चारण करते समय किसी अक्षर पर पड़ने वाला जो विशेष बल होता है वो बलाघात कहलाता है। लिख लेते हैं इसको, एक लाइन में लिख लीजिए, किसी किसी शब्द का उच्चारण करते समय, किसी शब्द का उच्चारण करते समय किसी अक्षर पर, किसी शब्द का उच्चारण करते समय किसी अक्षर पर पड़ने वाला विशेष बल, पड़ने वाला विशेष बल अनुतान है, सॉरी विशेष बल बलाघात है। क्या है ये, बलाघात है। जैसे अगर जैसे देखें तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं राम, राम, आ पर विशेष बल पड़ गया तो क्या हो गया, राम। बोलते हैं कबीर, कबीर, तब वह पर विशेष बल पड़ गया। ठीक है। तो किसी शब्द का उच्चारण करते समय अगर किसी अक्षर पर विशेष बल पड़ता है तो वो क्या कहलाता है, बलाघात कहलाता है। हो गया। और तो कुछ बचा नहीं है आप लोगों का वर्णमाला में। वर्णमाला आज यहीं पर समाप्त हुई। तो इस क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे। अब नेक्स्ट क्लास शुरू होगी, नेक्स्ट क्लास आप लोग स्थिर रहिए, नेक्स्ट क्लास शुरू होगी। और अब हिंदी व्याकरण में एक चैप्टर वर्णमाला आप लोग देख चुके हैं। इसकी शायद कितनी क्लास हुई है जी वर्णमाला की, आज चौथी क्लास है, 4 क्लास में ये फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट क्लास अगले दिन से शुरू करेंगे, क्योंकि अभी आज संडे भी है और एक दूसरा टॉपिक पढ़ाना है, उपन्यास पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।